आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देखते हैं आज कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। तो उससे पहले हम कुछ लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद कहानी को देखेंगे। और ये कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट दोनों के ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। पहले लेखक परिचय देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान के एक विद्या संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेरी नामक स्थान के रहने वाले थे, अतः गुलेरी कहलाते थे। इनकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र थी और पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। अपनी परीक्षाओं में ये सदा स्पृहणीय सफलताएं प्राप्त करते रहे। सन 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम आए तथा वहीं से 1903 में बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक था। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में इनकी गहरी पैठ थी। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी आदि आदि भारतीय भाषाओं के तो ये पंडित थे ही, साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। बीए पास करने के बाद गुलेरी जी अजमेर मेयो कॉलेज में संस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। 1920 ईस्वी में ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए तथा 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में जयपुर राजस्थान में, और इनकी मृत्यु हो गई 1922 में। और उसके पहले ये 1920 में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो गए थे। अपनी थोड़ी सी आयु में गुलेरी जी की प्रतिभा ने बहुत काम किया। एक और पुरातत्व एवं भाषा विज्ञान पर गंभीर गवेषणात्मक निबंध लिखे और दूसरी ओर बड़ी ओजस्वी कविताएं भी रची। 20-21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जयपुर से समालोचना नामक पत्र भी संपादित किया था तथा उसके माध्यम से हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाया। व्यंग्यपूर्ण शैली में इन्होंने कलात्मक निबंध भी लिखे थे। गंभीर से गंभीर विषयों के भीतर वे हास्य व्यंग्य के लिए स्थान ढूंढ लेते थे। कहानियों के क्षेत्र में यद्यपि गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था केवल 3 कहानियां लिखी हैं, पर अपनी अंतिम कहानी के लिए वे कहानी साहित्य में सदा अमर रहेंगे। अपनी भावात्मकता, वातावरण की सजीवता, नाटकीयता तथा शैली शिल्प की प्रौढ़ता के लिए यह कहानी अमर रहेगी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में इतनी प्रौढ़ कहानी लिखी गई थी। और उसने कहा था कहानी में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग गुलेरी जी ने किया है। गुलेरी जी की कहानियों में इनके निबंधों वाली व्यंग्य विनोद की विशेषता तो है ही, भाषा भी वैसी प्रवाहपूर्ण एवं शक्तिशाली है। इनकी भाषा में वातावरण निर्वाह की बड़ी क्षमता मिलती है। उर्दू और पंजाबी शब्दों का इन्होंने इसलिए खूब प्रयोग किया है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए उनकी शैली में सरलता, सहजता एवं मुहावरेदारी का गुण मिलता है। गुलेरी जी की प्रमुख रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी द्वारा प्रकाशित की गई है। गुलेरी जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, मराठी तो भारतीय भाषाएं हैं। उन्हें लैटिन, फ्रेंच और जर्मन जैसी दूसरी भाषाओं की भी पूर्ण जानकारी थी। पुरातत्व, दर्शन और इतिहास गुलेरी जी के प्रिय विषय थे। कुछ निबंधों में उनके इस ज्ञान का प्रतिफलन देखने को मिलता है। पुरानी हिंदी नामक गुलेरी जी का निबंध ऐतिहासिक दृष्टि से स्मरणीय माना जाता है। तो ये कुछ परिचय था, लेखक परिचय, जो इसी पुस्तक में दिया हुआ है। अब देखते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना कि अमृतसर के बम्बू काट वालों के बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इनके इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के
अवतार बने, नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचों भरे और भारे वाले के जंगल में हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उसकी वचनावली के ये नमूने: हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कांटों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। उनके बालों और उनके ढीले सुथनों से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं और अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। और यह रसोई की बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटाता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर लघु बाजार में है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर लघु गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा पुरकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आके चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे बैठे अकड़ गई है, हड्डियां अकड़ गई हैं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह तथा बर्फ, ऊपर से पिंडालियों तक की कीचड़ में धंसे हुए गनीमत। ये देखिए, ये पहला दृश्य था। अब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये फ्लैशबैक में ये कहानी अभी तक जो आपने सुनी थी वो फ्लैशबैक में थी। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। लुधियाना में 10 गुना जाड़ा और मेह तथा बर्फ, ऊपर से पिंडालियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीमत कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गौबी गोले में से बचे कोई तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना रहा था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं और कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों इसका झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को तो अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था,
4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था पीछे। जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ के से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूँ, करो। जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबलों से उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो और अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात हो गई, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बारान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आ गई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आज सवेरे ही आई है विलायत से। मेमे बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं बोधा, उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर जा खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर को दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं, जब एक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा, जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ और बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई।
कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जल पर आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वो नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी कि मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना है। अंधेरे में किसी कोने से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता पर किताबी उर्दू। अब मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आ, आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह ने हंसकर कहा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब बिना डैम के 5 लफ्जों में भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुरुक मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं,
वेद पढ़ पढ़ कर उनमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि था कि डाक खाने से रुपए निकालो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ा दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो अब मेरे गांव में पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी की और के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लाना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिख की बंदूक की बाढ़ इतने में 70 जन सिख के बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 थे। लहना सिंह तक तनकर मार रहा था। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर से जर्मनों की पीठ पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिराना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखदा फौज आई। वाह गुरु जी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिक्कों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लाना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी बाणभट्ट की भाषा दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर भ्रांस की मिट्टी मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आईं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची, और फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, उसने यह कहकर टाल दिया था कि ये घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ाई चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके, अब तीसरा दृश्य आ गया। और सारे दृश्य रंग एक एक करके सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ,
हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के बूटों वाला सालून। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 50 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली और फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा आशीष सुनी। लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई है। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों के एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लाना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक पड़ रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो ये कहानी ख़त्म होती है। उसने कहा था उसने सूबेदारनी ने जो वचन लिया था उसी के लिए लहना सिंह ने उनके पति और बच्चों की जान बचाई, बच्चे की जान बचाई थी। यही इस कहानी का मूल कथ्य है और ये कहानी फ्लैशबैक में चलती है। फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।